नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्पेक्ट्रम की डेली अपडेट्स में। तो आज देख लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट निकल के आई है कि कल जो है राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए कि देखिए, दो स्टेटमेंट्स चुनाव से पहले आए थे पीएम मोदी और अमित शाह के कि लोगों को कहा गया था कि बड़े स्तर पर इन्वेस्ट कीजिए और चुनाव जो परिणाम आने वाले हैं इलेक्शन लोकसभा 2024 के, वो 4 जून को जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिग बूस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं और क्या क्या कैसे कैसे कहें। देखिए, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया गया है और ये लाइन सेम यही है, उसका सारांश मैंने लिखा है कि यहाँ पर दिए गए क्रोनोलॉजी समझिए। देखिए, क्रोनोलॉजी शब्द कब प्रकाश में आया? प्रकाश में ये आया जब अमित शाह ने एक बार क्रोनोलॉजी बताया था, तो उस टाइम से क्रोनोलॉजी वर्ड ज़्यादा प्रकाश में आया है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित तिथियां और घटनाओं को ध्यान में रखें। तो 13 मई 2024 को अमित शाह ने कहा था कि 4 जून से पहले शेयर खरीदें और उससे पहले अगर आप खरीदते हैं तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद अच्छा बूस्ट मिलेगा। और 19 मई 2024 को नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को दोहराया था कि शेयर बाजार 4 जून को रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि वो उन्होंने इंडिपेंडेंट कहा था, लेकिन कुछ सवाल पूछे गए थे उस समय, काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे शेयर मार्केट में, तो इसको लेकर के रिपोर्टर ने सवाल पूछे थे, तो उसके जवाब में इन्होंने ये जवाब दिए थे। और 1 जून 2024 को चुनाव का अंतिम चरण जो हुआ तो उस समय मीडिया का एग्जिट पोल जारी हुआ था। एग्जिट पोल में जो है 400 प्लस सीट दिखाए गए, तो 400 प्लस सीट दिखाए गए और तो उसमें अनुमान सबका यही था कि काफ़ी ज़्यादा सीटें आएंगे और इस तरह से प्रचार प्रसार भी किया गया था। हाँ, उसके बाद जो देखिए 1 जून को एग्जिट पोल जारी हुआ, शनिवार को शाम में समाप्त हुआ और 2 जून को रविवार था और 3 जून सोमवार को शेयर मार्केट खुला और शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। और 4 जून को जैसे इलेक्शन की काउंटिंग शुरू हुई और शेयर मार्केट भी खुला और धीरे धीरे जब 11 से 12 बजा तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि बीजेपी को इतनी ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है। और उसके बाद जो क्रैश हुआ, शेयर मार्केट क्रैश कर गया, निवेशकों और विशेष रूप से छोटे निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान होता प्रतीत हुआ। तो खैर ये चीज़ें हो गई। उसके बाद इस क्रोनोलॉजी से समझ में आता है कि 4 जून 2024 को शेयर बाजार में बड़ा उछाल और बड़ी गिरावट हुई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। तो राहुल गांधी का आरोप ये है कि छोटे निवेशकों का ये नुकसान हुआ और कई बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई इस तरह के स्टेटमेंट देके। तो हम लोग देख लेते हैं चार्ट। तो चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि 31 मई, देखिए 31 मई को ये इस तरह का था। उसके बाद 3 जून को बढ़ा था, 3 जून को बढ़ा और 4 जून को यहाँ आ गया। तो इतना सारा नुकसान हुआ। देखते हैं, सामान्य भारतीयों ने 4 जून को शेयर बाजार में 30 लाख करोड़ खो दिए, 30 लाख करोड़ खो दिए। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? पहला क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 5 करोड़ परिवारों को शेयर बाजार में निवेश के लिए विशेष निवेश की सलाह क्यों दी? क्या लोगों को निवेश सलाह देना उनका काम है? दोनों साक्षात्कार उसी व्यवसाय समूह के स्वामित्व वाले एक ही मीडिया हाउस को क्यों दिए गए? और देखिए, एनडीटीवी जो अडानी समूह की जो खरीदी कंपनी है, तो दोनों ने, अमित शाह और मोदी जी ने, दोनों ने वहीं दिया था स्टेटमेंट उसी चैनल पे कि, तो इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की सेबी की जांच के भी अधीन है और जांच होना चाहिए। भाजपा फर्जी एग्जिट पोलर्स और संदिग्ध विदेशी निवेशक के बीच क्या गहरा संबंध है, जिन्होंने एग्जिट पोल घोषणा के 1 दिन पहले निवेश किया और 5 करोड़ परिवारों की कीमत पर भारी मुनाफा कमाया। तो भारी मुनाफा कमाने का इन्होंने आरोप लगाया है। तो ये तो जांच में पता चलेगा। इससे इस सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति की जांच हो, तो ये कहा गया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि देखिए, इसके जवाब में पीयूष गोयल जो है उन्होंने जवाब दिया कि ये फर्जी दावे हैं, इस पर कोई दम नहीं है, ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, स्टेटमेंट तो दोनों के हैं, अभी मीडिया में मौजूद है, आप सुन सकते हैं। तो देखते हैं कि जेपीसी का गठन कैसे होता है और जेपीसी में क्या क्या हो सकता है। तो भारतीय संयुक्त
संसदीय समिति जेपीसी का गठन एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि जेपीसी कैसे गठित होती है। तो जेपीसी की देखिए, जेपीसी क्या होता है कि नॉर्मली है कि एक गवर्नमेंट जो स्टेबलिश्ड है, तो गवर्नमेंट स्टेबलिश्ड है तो जो देखिए उसमें 50% ये वोटिंग हो रहता है। तो 50% वोटिंग रहता है तो आप समझ लीजिए कि राइट उसी का रहेगा कि जो पार्टी रूलिंग में है, सरकार में है, तो उनके बिना सहमति के नहीं हो सकती है। और प्रस्ताव भी तो वही लाएंगे क्योंकि अध्यक्ष उनका है और सब कुछ उनका है। तो ये प्रस्ताव देखिए, प्रस्ताव पहले जेपीसी गठन की प्रक्रिया का प्रस्ताव मोशन के माध्यम से शुरू होती है, जिसे सांसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया। देखिए, किसी की भी सदस्य के द्वारा जेपीसी पेश किया जाता है। यह मोशन सांसद के किसी सदन में पेश किया जाता है, या तो उच्च सदन, या तो निम्न सदन, या तो लोकसभा, या तो राज्यसभा, किसी सदन में पेश किया जा सकता है। और बहस हो स्वीकृति, देखिए उसके बाद उस पर बहस होती है। प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन के सदस्यों द्वारा बहस की जाती है और मोशन पास के लिए बहुमत समर्थन आवश्यक होती है। यदि मोशन स्वीकृत हो जाता है तो अन्य सदनों की सहमति के लिए भेजा जाता है। देखिए, जैसे अगर उच्च सदन में इसकी सहमति मिल गई, उच्च सदन में प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में और राज्यसभा में उस पर बहस हुआ, उसके बाद वहाँ प्रस्ताव पारित हो गया, वहाँ से 50% वोट से जो उपस्थित सदस्य है उसका 50% वोट चाहिए, तो वो अगर मिल गया तो उसके बाद निचले सदन में भेजा जाएगा। यदि निचले सदन से प्रस्ताव पहले पास होता है तो उसको ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो वहाँ से सहमति, दोनों सदन में सहमति हो जाएगी। उसके बाद संरचना, देखिए उसके बाद क्या होता है कि कुछ सदस्य, विपक्ष के और पक्ष दोनों के कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को मिला के एक जेपीसी का गठन किया जाता है और समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल हो, दोनों सदनों के सदस्य जिनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों की सदनों में संख्या के अनुपात में, देखिए इसकी जितनी संख्या उसके अनुसार से उसको वो डिसाइड होता है। लोकसभा के अध्यक्ष आमतौर पर लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, और जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और उसके बाद एक उसमें अध्यक्ष चुना जाता है कि उसमें कोई अध्यक्ष होगा और एक वरिष्ठ सांसद होते हैं और उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष समिति कामकाज की देखरेख करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जाँच कुशलतापूर्वक, जाँच उसके बाद शुरू होती है और संदर्भ में शर्तें, जेपीसी संदर्भ में शर्तें दी जाती है कि इसकी जाँच और जाँच के दायरे में उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है और ये महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सहमति काम को मार्गदर्शित करती है। तो देखिए, अध्यक्ष बन गया, जेपीसी का गठन हो गया, अध्यक्ष हो गया, इन्वेस्टिगेशन चलती है और जांच, देखिए उसके बाद जांच होती है और इसमें सबूत एकत्र करना, किसी को समन करना है, मान लीजिए कि अडानी का नाम है, अडानी को समन करना, उनको समन किया जाता है, उनको पेश होना होता है और गवाहों को बुलाना और विशेषज्ञों से परामर्श करना, संबंधित दस्तावेजों की जाँच करना शामिल ऐसा हो सकता है। और रिपोर्ट, जांच पूरी होने के बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, उसके निष्कर्ष और सिफारिशें होती है। देखिए ऐसा नहीं कि जेपीसी ही सजा सुना देती, ऐसा नहीं होता। तो जेपीसी अपना जांच करके रिपोर्ट सबमिट करती है, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर देती है और उसके बाद रिपोर्ट पर कार्यवाही संसद में चर्चा होती है। रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होती है, सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही कर सकती है और सिफारिशों के कार्यान्वयन उनके स्वभाव और सरकार के रुख के आधार पर भिन्न हो सकता है। सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है, सरकार चाहे तो एक्शन नहीं भी ले सकती है। तो ये जो 30 लाख करोड़ का घोटाला का बात सामने आया है, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, जबकि जो पक्ष के नेता हैं एनडीए के पीयूष गोयल, उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है। तो इसमें देख लेते हैं कि जेपीसी का गठन विभिन्न मुद्दों पर जाँच के लिए किया गया। पहले भी देखिए बोफोर्स कांड, तो बोफोर्स क्या था? बोफोर्स एक तोप था, एक गन था जिसका, देखिए पहले तो राजीव गांधी के समय में इसको खरीदा गया था और उस समय काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए थे। ये नहीं कहा गया था कि बोफोर्स तोप में पैसे की हेराफेरी हुई, ये कहा गया था कि गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसको क्यों खरीदा गया है, इसको नहीं खरीदा। लेकिन जब कारगिल की लड़ाई हुई तो सबसे ज़्यादा जो पहाड़ी पे, नीचे से पहाड़ी पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम हुआ वो बोफोर्स गन हुआ। तो देखिए समय हर चीज़ का होता है और हर सरकार को पता होता है हम क्या कर रहे हैं, तो विपक्ष में किसी एलिगेशन लगा के सवाल उठाए जाते हैं। अगला जो है हर्षद मेहता घोटाला, तो हर्षद मेहता का शेयर मार्केट से रिलेटेड घोटाला था और उसमें क्या था कि वो सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके, कुछ समय दुरुपयोग करके और उसी के थ्रू अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और समय पूरा होने से पहले पैसे निकाल के जमा कर देते थे। 2G स्पेक्ट्रम मामला, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में ये जेपीसी की हुई थी और प्रत्येक जेपीसी भारतीय संसदीय प्रणाली द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा के भीतर संचालित होती है, जो राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जवाबदेही पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। तो अभी देखते हैं आगे इसमें क्या क्या अपडेट्स देखने को मिलते हैं। अभी तक तो यही अपडेट्स था। तो
मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।